नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। घरेलू विमान सेवाएं फिर शुरू होने के पहले दिन कल 532 उड़ानें संचालित की गईं। आंध्र प्रदेश के लिए आज से उड़ानें शुरू होंगी। 3060 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों ने यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद भारत और संयुक्त अरब अमारात के संबंध और अधिक मजबूत हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य सेवा ढांचे को पहले से बेहतर बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न राज्यों से आ रहे श्रमिकों के रोजगार के लिए प्रवासी आयोग का गठन किया। केरल में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से और जापान में राष्ट्रव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटाया गया। समाचार प्रभात के इस अंक में मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं हूं निखिल कुमार। देश में 2 महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा कल से फिर शुरू हो गई है। इससे देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर फ्लाइट रडार 24 से लाइव वीडियो साझा करते हुए कहा कि देश में घरेलू विमान सेवाएं फिर शुरू होने पर भारतीय आकाश कैसे व्यस्त दिखाई देता है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सख्त विनियमों के तहत दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए कल सुबह 4:45 पर रवाना हुई। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कल देश भर में 532 घरेलू यात्री विमानों का संचालन किया गया। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले दिन 39,231 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 61 दिन तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद कल 1/3 विमान सेवाएं संचालित हुईं। आंध्र प्रदेश के लिए आज से, जबकि पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार से व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जाएंगी। तमिलनाडु में आज चेन्नई हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों से 21 उड़ानें आएंगी, जबकि 20 विमान रवाना होंगे। पहले दिन कल चेन्नई में 35 विमानों का आवागमन हुआ था। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के वंदे भारत मिशन का दूसरा विस्तारित चरण आज शुरू होगा। 8 जून तक चलने वाले इस चरण में खाड़ी देशों से 140 उड़ानों से 23,000 से अधिक भारतीयों के स्वदेश आने की उम्मीद है। अभी तक दुबई से 57 उड़ानों और अबुधाबी से 26 उड़ानों की सूची घोषित की गई है। सबसे अधिक उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से संचालित की जाएंगी। इस चरण में सऊदी अरब से 14, ओमान से 15, कतर से 10, कुवैत से 12 और बहरीन से 5 उड़ानें संचालित होना निर्धारित है। खाड़ी देशों से ज्यादातर उड़ानें केरल के लिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि विदेशों में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए सरकार का वंदे भारत मिशन एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान है। वंदे भारत मिशन के इस चरण में और अधिक उड़ानों की व्यवस्था की गई है, जिससे से ज्यादा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक स्वदेश वापस जा सकें। खाड़ी देशों से लगभग 140 उड़ानें निर्धारित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उड़ान संयुक्त अरब अमीरात से जाना तय है। आज संयुक्त अरब अमीरात से 8 विशेष विमान में लगभग 1300 से भी ज्यादा भारतीयों के वापस जाने की उम्मीद है। यहाँ की एम्बेसी ने एक ट्वीट में बताया कि इस चरण में नए गंतव्यों को जोड़ा गया है और आने वाले दिनों में राज्य सरकारों से समन्वय करके और नए गंतव्यों को जोड़ने की संभावना है। पहले की तरह मुश्किल में फंसे श्रमिकों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, मेडिकल इमरजेंसी केसेस को भेजने में प्राथमिकता दी जाएगी। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे ने देश भर में 3060 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की हैं। इन रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि 3000 से अधिक श्रमिक रेलगाड़ियां सफलतापूर्वक चलाई गईं और प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया। एक ट्वीट संदेश में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन श्रमिक रेलगाड़ियों में से 80% उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न स्थानों के लिए चलाई गई हैं। लॉकडाउन के कारण देश भर में विभिन्न जगहों पर फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से ये श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सबसे अधिक रेलगाड़ियां चलाई गईं। वहीं इनमें से सबसे अधिक 1245 रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया, जबकि 846 रेलगाड़ियों के माध्यम से बिहार और 123 रेलगाड़ी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को झारखंड
खाद्यान्न पहुंचाया गया। रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले लोगों को रेलवे की तरफ से मुफ्त भोजन और पानी मुहैया कराया जा रहा है। इन रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे द्वारा 15 जोड़ी एसी रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। वहीं 1 जून से 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने लॉकडाउन के दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोविड-19 की मृत्यु दर कम रखने में भी मदद मिली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 7013 कोविड देखभाल केंद्रों के अलावा 3027 कोविड-19 अस्पताल और कोविड स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए हैं। डेडिकेटेड अस्पताल 2.5 लाख के करीब बेड्स हैं, आइसोलेशन प्लस आईसीयू के। लगभग 2065 हमने कोविड के एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड जो है हेल्थ सेंटर्स देश में क्रिएट किए। इनमें भी लगभग हमारे 1,77,000 जो है बेड्स इन अस्पतालों के अंदर जो है हमारे लिए मरीजों का इंतजाम है। फिर हमने कोविड केयर सेंटर्स जो कि मामूली जो सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए ऐसे भी लगभग देश में 7,063 हमने कोविड केयर सेंटर्स को विकसित किया, जिसमें करीब 6.5 लाख बेड्स की व्यवस्था की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और N95 मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। देश में अब तक 3 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय संस्थानों को 111 लाख N95 मास्क और 74,48,000 पीपीई किट दी गई है। इस बीच देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर 41.57% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 57,720 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,280 रोगी स्वस्थ हुए। संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई। 77,103 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अनेक उपाय कर रही है। इन उपायों की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। भारत और इजरायल कोरोना वायरस की तेजी से जांच करने वाली प्रणाली विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रस्तावित प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। तीव्र जांच प्रणाली का लक्ष्य बड़े पैमाने पर सामान्य स्थिति कायम करने में मदद करना है। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग के बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक रविवार को हुई। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इजरायल की ओर से वहां के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने घर वापस आए कामगारों को रोजगार देने में मदद के लिए प्रवासी आयोग बनाने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि यदि किसी राज्य को उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की जरूरत है तो उसे इसके लिए अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जिन राज्यों को उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की उपयोग की आवश्यकता होगी उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। करीब 25 लाख प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश वापस आ चुके हैं। प्रस्तावित आयोग श्रमिकों का सामाजिक, आर्थिक और विधिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों के आधार पर विचार करेगा, उनके शोषण पर रोक लगाएगा और उन्हें आधिकारिक ढांचे में लाने का प्रयास करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा, सामाजिक सुरक्षा, दोबारा रोजगार में सहायता और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान जैसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर आयोग विचार करेगा। बिहार में वायरस संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कल जांच में 163 लोगों को संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य में संख्या बढ़कर 2,737 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों को आने से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
राज्य में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों के स्वस्थ होने की दर 27% हो गई है। 2,809 प्रवासी मजदूरों में पॉजिटिव मामलों का पता चला है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात से आने वाले कामगारों में पॉजिटिव मामले अधिक पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता प्रतिदिन 10,000 करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों में आइसोलेशन वार्ड में बेडों की संख्या भी बढ़ाने को कहा गया है। इस बीच लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 2,368 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं और जुर्माना के रूप में लगभग 19 करोड़ की राशि वसूल की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। घरेलू विमान सेवाएं फिर शुरू होने से पहले दिन 132 उड़ानें संचालित की गईं। आंध्र प्रदेश के लिए आज से उड़ानें शुरू होंगी। 3,060 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों ने यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद भारत और संयुक्त अरब अमारात के संबंध और अधिक मजबूत हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य सेवा ढांचे को पहले से बेहतर बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से आ रहे श्रमिकों के रोजगार के लिए प्रवासी आयोग का गठन किया। केरल में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से और जापान में राष्ट्रव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटाया गया। राजस्थान में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 7,300 हो गई है। इनमें से 1,844 लोग बाहर से आए हुए हैं। कल 272 लोग जांच में संक्रमित पाए गए। अब तक 4,056 लोग ठीक हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने कुछ और गतिविधियां शुरू करने के लिए आदेश जारी किए हैं। राज्य के गृह विभाग ने कल देर रात एक आदेश जारी कर रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ टैक्सी और ऑटो रिक्शों के सीमित संचालन को अनुमति दे दी है। ये वाहन केवल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा अस्पतालों से संचालित होंगे, जिसके लिए ट्रैफिक विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि टैक्सी में 2 जबकि ऑटो रिक्शा में 1 यात्री यात्रा कर सकेंगे। श्री स्वरूप ने स्पष्ट किया कि ठेला, कियोस्क, छोटी दुकान के माध्यम से खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को पहले से अनुमति दी गई है। इस बीच कल जयपुर हवाई अड्डे से 19 उड़ानों का संचालन हुआ, जिसमें करीब 1100 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। आज से कुछ और शहरों के लिए उड़ानें बहाल होने की संभावना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 194 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,859 हो गई है। अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,571 में से आधे से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब तक 1,38,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं और इन परीक्षणों की संख्या की तुलना में पॉजिटिव मामलों का प्रतिशत 4.96 है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की सभी कक्षाओं की परीक्षा कराने और 1 अक्टूबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने का निर्णय भी लिया है। कॉलेज स्तर की सभी परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच आयोजित होंगी और अगस्त तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सरकार ने ये परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से कराने का विकल्प दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक के सभी पुलिस कर्मियों को विशेष परिस्थितियों जैसे महामारी और राहत कार्यों के दौरान पारंपरिक बैरेट कैप के स्थान पर कॉटन की नीले रंग की स्पोर्ट्स कैप पहनने की अनुमति दे रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में 20 जिलों से कोविड-19 के 405 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 14,464 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 224 लोग ठीक होने के बाद घर चले गए। वायरस से कल 30 लोगों की मौत होने के बाद राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 888 हो गई है। संक्रमित लोगों में से 109 की स्थिति गंभीर है और वे वेंटिलेटर पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा योजना के तहत 29,000 विकास कार्यों में 6,80,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा, फिलहाल राज्य में 6,500 से अधिक गाँव में मनरेगा के तहत विविध विकास काम चल रहे हैं। आदिवासी बहुल दाहोद जिले ने इस योजना के तहत लगभग 1,06,000 से अधिक लोगों को रोजगार देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार राज्य की सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना के तीसरे चरण के तहत 18 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला है। यह योजना मानसून से पहले जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इस जल संचयन योजना के तीसरे चरण की शुरुआत 20 अप्रैल से हुई थी। यह चरण 10 जून को समाप्त होगा। इस योजना के तहत पूरे राज्य में 5,600 से अधिक कार्य प्रगति पर है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में अगले 2 हफ्तों में 7,000 बिस्तरों की संयुक्त क्षमता वाले कई कोविड-19 उपचार अस्पताल और केंद्र काम करने लगेंगे। इस बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कल मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनसीपी नेता जितेंद्र अवध के बाद वे दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 31 मई तक मुंबई शहर में हॉस्पिटल बेड की संख्या 2,475 से बढ़ाई जाएगी और बांद्रा पूर्व में तैयार किया गया कोविड केयर अस्पताल भी अब शुरू हो चुका है। सरकार ने मुंबई के हर प्रभाग के ऐसे गैर सरकारी अस्पतालों को जिनमें कम से कम 100 बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स है, कोविड केयर सेंटर में तब्दील करना शुरू कर दिया है। मुंबई शहर की एम्बुलेंस की संख्या को भी बढ़ाकर 100 से 450 किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 2,475 नए कोरोना मरीज पाए गए और राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 52,667 हो गई है। राज्य में अब तक 15,786 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जबकि 1,186 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ाने का अधिकार दे दिया है। इस समय कर्फ्यू 31 मई तक लागू है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 24 मार्च से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया था। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को स्थिति के अनुसार 30 जून तक कर्फ्यू को बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। वहीं हमीरपुर और सोलन के जिला मजिस्ट्रेटों ने अपने जिले में कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इस बीच राज्य में कोविड-19 संक्रमण के चलते मृतकों की संख्या 5 हो गई है। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 के मामले बढ़कर 223 हो गए हैं। इनमें से 151 सक्रिय पॉजिटिव मामले हैं। हमीरपुर जिले में सबसे ज्यादा 56 मामले सामने हैं, जबकि कांगड़ा में 42 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि राज्य में 63 लोग ठीक भी हुए हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आम आदमी के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की दुश्वारियों को कम करने में ये पहल काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के प्रतिदिन अधिकतम परीक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर देश में पहले नंबर पर जा पहुंचा है। परीक्षण की क्षमता मार्च के महीने में प्रतिदिन केवल 100 थी, जो बढ़कर वर्तमान में 8,000 तक जा पहुंची है। अप्रैल के महीने में परीक्षण प्रतिदिन 1,800 से बढ़कर 8,100 तक जा पहुंची है, जिसको 350% की वृद्धि मानी जा सकती है। इस बीच जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 के 47 नए पॉजिटिव मामले आने से पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 1,668 तक जा पहुंची है। कल जम्मू और कश्मीर संभाग से एक कोविड मौत भी दर्ज की गई है, जिससे जम्मू कश्मीर में महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 23 तक जा पहुंची है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। केरल में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से होंगी। ये परीक्षाएं कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थीं। महामारी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों और अध्यापकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों या घर में ही क्वारंटीन में रह रहे परिवारों के विद्यार्थियों को अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक अध्यापक को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। विद्यार्थियों को भी मास्क दिया जाएगा। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को 7 दिनों के लिए परीक्षा केंद्रों में रखा जाएगा और दमकल विभाग स्कूलों को संक्रमण रहित करेगा। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। कल 805 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 549 चेन्नई से और 93 लोग अन्य राज्य से वापस आए हैं।
तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो कोरोना नियंत्रण उपायों के तहत 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसमें SARS-CoV-2 वायरस का अधिक परीक्षण, कोविड-19 के संक्रमित छिपे लोगों का जल्द पता लगाना, प्रभावी नैदानिक प्रबंधन तथा इलाज और संक्रमण खत्म करना शामिल है। इन उपायों के साथ साथ रोकथाम के प्रयास भी चलते रहेंगे। इन उपायों से मृत्यु दर 1% से कम रखने में मदद मिली है। इस बीच राज्य में विशेषज्ञों का एक दल इस महामारी के पिछले आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है और अगले 3 महीनों की संभावित स्थिति का अनुमान लगा रहा है। उनके निष्कर्षों के आधार पर रोग नियंत्रण उपाय फिर से तैयार किए जाएंगे। महामारी से मरने वालों में ज्यादातर लोगों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, इसलिए मधुमेह और हाइपरटेंशन से मरने वालों के साथ साथ इस महामारी से संबंधित 11 शर्तों सहित आयु पर भी विचार किया जा रहा है। समाचार कक्ष से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं भवतारिणी। आकाशवाणी के कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम में दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने लोगों को सलाह दी है कि अगर उन्हें कोई भी लक्षण दिखे तो वे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जरूरी हो तो संक्रमण को रोकने के लिए खुद को आइसोलेट कर लें। अगर कोई व्यक्ति जो आपके संपर्क में है या जान पहचान में है, जिसको आप देख रहे हैं कि बुखार हो रहा है या खांसी हो रहा है, उसको तुरंत ही कहें कि भाई आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए। तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपनी जांच कराइए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि आपका एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आप अपनी जांच करा सकते हैं। अगर उस जांच में आप पॉजिटिव आते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको आइसोलेट होना पड़ेगा और जो भी उचित उपचार होगा वो अस्पताल वाले बताएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 विषय पर जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल नई दिल्ली के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि सांस लेने में परेशानी, खांसी और कफ कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। आम फ्लू और कोरोना वायरस के जो सिम्टम है, दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी आना, बुखार होना, नाक बहना। और कोरोना वायरस के 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कई बार सांस की दिक्कत हो जाती है। इनकी संख्या कम है, 10 से 15%। अगर कोई वृद्ध वयस्क हो या कोई इस तरह की बीमारी पहले से हो, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में अंग्रेजी और हिंदी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:25 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भाजपा देश भर में इस मौके पर आभासी रैलियों का आयोजन करेगी और 1000 से अधिक ऑनलाइन बैठकें करेगी। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने राज्य इकाइयों और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि सभी बड़े राज्य कम से कम 2 आभासी रैलियां आयोजित करेंगे, जबकि छोटे राज्य एक रैली का आयोजन करेंगे। प्रत्येक रैली में 750 से अधिक लोग शामिल होने चाहिए। इस अवसर पर पार्टी के कार्यक्रमों का आयोजन 30 मई को शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताते हुए पार्टी ने कहा है कि पहले वर्ष में उनकी सरकार ने लोगों की दशकों पुरानी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि पहले वर्ष में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जिसमें अनुच्छेद 370 समाप्त करना और 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाना शामिल है। पार्टी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। ये सभी उपलब्धियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएंगी। पार्टी के पत्र में अपने सदस्यों से कहा गया है कि वे अपने साथ प्रधानमंत्री का पत्र भी 10 करोड़ परिवारों में ले जाएं, जिसमें प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। और अब आज के मौसम पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी भीषण लू का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28
28 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन तीसरे पहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में तापमान 13 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इस क्षेत्र में आसमान साफ रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन तीसरे पहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आबुधाबी के शहजादे और संयुक्त अरब अमारात की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बातचीत की और वहां की जनता को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। शहजादे अल नहयान ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने विश्व की प्रमुख घटनाओं, खासकर कोविड-19 को लेकर चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया। दुबई ने घोषणा की है कि कल से व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये घोषणा दुबई की संकट और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति की बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता दुबई के शहजादे और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान ने की। जापान ने कोरोना वायरस महामारी के बाद घोषित राष्ट्रव्यापी आपात स्थिति हटा दी है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कल घोषणा की टोक्यो सहित शेष 5 प्रांतों से आपात स्थिति हटाई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हुआ तो आपात स्थिति फिर से लागू कर दी जाएगी। श्री आबे ने कहा कि जापान सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ आयोग अगले महीने के मध्य तक क्लब, बार और संगीत स्थलों के बारे में दिशा निर्देश जारी करेगा। इन स्थानों से कोविड-19 का प्रकोप फैला था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब आप बताएं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी सुर्खियां प्रमुखता से आई हैं। निखिल, लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई घरेलू विमान सेवाओं के फिर से शुरू होने की खबर आज के प्रकाशित सभी अखबारों की बड़ी सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है 2 महीने बाद विमानों से भरी घरेलू उड़ान। पहले दिन 532 उड़ानों से 39,231 यात्रियों ने सफर किया। दैनिक जागरण की खबर है लॉकडाउन के कारण 2 महीने के बाद अफरा तफरी के बीच घरेलू उड़ान सेवा सीमित स्तर पर शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत, फंसे भारतीयों को लाने वाली उड़ानों में बीच की सीटों पर भी बैठ सकेंगे यात्री। अमर उजाला में है। कोरोना संक्रमण से संबंधित समाचार भी आज के अखबारों की प्रमुखता है। नवभारत टाइम्स ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ये बयान चित्र के साथ प्रकाशित किया है। कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहा 100% सेफ है आरोग्य सेतु। पंजाब केसरी की खबर है 24 घंटे में सर्वाधिक 6,977 नए केस सामने आए। अमर उजाला की सुर्खी है संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गाजियाबाद दिल्ली सीमा फिर हुई सील। दैनिक भास्कर ने लिखा है मास्क की जगह फेस शील्ड को तरजीह दे रहे हैं अमेरिकी विशेषज्ञ। इसे पहनना, डिसइंफेक्ट करना और दोबारा उपयोग आसान, ये संक्रमण से भी बचाती है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता दी है 4 दिन लू का प्रकोप रहेगा, 29-30 को आंधी बौछारों से थोड़ी राहत की उम्मीद। हिंदुस्तान लिखता है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के केंद्र 5 गुना हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। ओलंपिक में 5 गोल दागने वाले बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर नवभारत टाइम्स ने उनकी स्मृति का जिक्र किया है। पहला ओलंपिक्स गोल्ड मिला तो ऐसा लगा तिरंगे संग उड़ रहा हूं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई ईद दैनिक भास्कर में है। कुलगांव में 2 आतंकवादी ढेर, इंटरनेट सेवा बंद, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र ये भी लिखता है एलजी पॉलीमर का परिसर जब्त, निदेशकों पर देश छोड़ने की पाबंदी। हिंदुस्तान ने चिंता जाहिर की है दुनिया में अब 1 अरब बच्चे झेल रहे साइबर खतरा, 8 से 12 साल के बच्चे निशाने पर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू विमान सेवाएं फिर शुरू होने के पहले दिन कल 532 उड़ानें संचालित की गईं। आंध्र प्रदेश के लिए आज से उड़ानें शुरू होंगी।
3060 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों ने यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद भारत और संयुक्त अरब अमारात के संबंध और अधिक मजबूत हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य सेवा ढांचे को पहले से बेहतर बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से आ रहे श्रमिकों के रोजगार के लिए प्रवासी आयोग का गठन किया। केरल में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से और जापान में राष्ट्रव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।